हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का रिव्यू हम देखते हैं कि 18 अगस्त में क्या चेंजेस देखने को मिले और किस तरीके से सवाल आए। तो आज के पेपर में देखने को दो बातें जरूर मिली। एक तो क्लॉक से क्वेश्चन आने लगे और एक प्रायिकता का देखने को मिला। हालांकि कल कुछ लोगों ने बोला था कि क्वालिटी क्वेश्चन को देखने को मिला है, तो हो सकता है कि आप प्रायिकता देखने को मिली है, लेकिन प्रायिकता ईजी थी, पासे वाली थी, कोई ज़्यादा इशू नहीं थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये मैंने वही चीज़ें लिखी कि प्रायिकता से का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर सीआई और एसआई की बात करें तो वही जो हमेशा से मिल रहे थे, जितने क्वेश्चन अभी चल रहे थे हमारे वही चल रहे हैं। अब आज बात करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्रायिकता देखने को मिला, एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मिला। सीआई और एसआई से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन इसमें जो मिले हैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले मिले। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, इसमें डिस्काउंट भी है एक टॉपिक। एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एरिया और वॉल्यूम से 2 से 3, विभाजकता के नियम से 4 से 5 सवाल जो आ रहे थे, और परसेंटेज से भी सवाल है। जो टॉपिक चल रहे हैं वही टॉपिक देखने को मिले, सिर्फ एक प्रायिकता आज देखने को नया मिला। अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आई, वोट एंड स्टीम नहीं आया, रेस नहीं आया, ये टॉपिक अभी देखने को मिले। टाइम एंड वर्क भी देखने को अभी तक नहीं मिला। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ये मैंने फिर कहा कि ये सवाल वो नहीं है जो पेपर में आए हैं, क्योंकि पेपर में अब लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो दिमाग का आप वहाँ यूज करें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अनुमान के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो बच्चों ने बताए हैं उनके आधार पर हमने बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इतने ही इजी डाटा होंगे वहाँ। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें कि ये डाटा बड़े ही होंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 20% अधिक रखता है। अगर हम आप आपको बात करें तो आपको हमने ये बात बताई थी कि जब भी सीपी एमआरपी का क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये लाइनें बना लो। अगर हम बात करें कि सीपी मान लो किसी वस्तु का 100 रुपए है, तो हम उस पर एमआरपी हमने 20% बढ़ा के लिखी, तो कितना रुपए लिख दिया? भी 120 रुपए। और यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। आपको पता है कि अगर 20% बढ़ा के हमने लिखा है और फिर हमने दिया है इस पर डिस्काउंट, तो 12.5% का मतलब हमारे यहाँ होता है कितना? 1/8। अब जिन लोगों को वैल्यू पता है उनको लिए तो जल्दी, तो इसका मतलब 1/20 पे हम कितने का डिस्काउंट देंगे? 1/8। 1/8 का कितना होता है? 8 एकम 8, कितना बचेगा? 4, 15 रुपए कम हो जाएंगे। 15 रुपए कम होने का मतलब है कि 120 वाला सामान हम कितने में बेचेंगे? 105 में। यही हुआ। 20% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 20% हमने अधिक लिखा, 12.85 का, 12.5 का डिस्काउंट दिया। 12.5 का मतलब होता है 1/8 का। 1/8 कितनी वैल्यू है? 120 की 1/8 होती है 15। 15 रुपए हमने इसमें से कम किए तो कितने रुपए बचे? 105। 100 रुपए वाला सामान था, 105 में बेचा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है मुझे? 5% का। क्योंकि 100 रुपए पे जितनी चीज होती है उतनी ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। वैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, नहीं तो आप लोग कहो कि सर प्रॉफिट डायरेक्ट आपने कैसे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। चलते आगे के सवाल पे। ये सवाल मैंने पहले दिन भी कराया था जब एनालिसिस कराया था, और आज भी लोगों ने हमें बताया कि सर इस एक सवाल ऐसा आया है। ये सवाल पटवारी में भी देखने को मिले थे। विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत की आनी होती, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की आनी होगी? अगर मैं बात करूँ 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब अगर मैं देखूँ जल्दी से, तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 5। लेकिन 5 नीचे इसको क्या मानेंगे? एसपी। एसपी क्यों माना? क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि हुई है। हानि किस पर हुई? विक्रय मूल्य पर, तो इसको क्या मान लिया हमने? विक्रय मूल्य। और 1 रुपए हमें क्या हुआ है? हानि। और आपको पता है जब हानि होती है तो सीपी ज्यादा होता है, तो सीपी कितना होगा? 6। एसपी कितना है हमारा? 5। ये हमारा सीपी एसपी बनेगा। नीचे वाले डाटा को हमने एसपी क्यों माना? क्योंकि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है, इसलिए नीचे वाले को एसपी माना। ऊपर 1 रुपए की हानि है, 5 रुपए का सामान बेचा, 1 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब सामान को ज्यादा हम खरीद के लाए, क्योंकि हानि तभी होती है जब सीपी ज्यादा हो। अब उसने पूछा है कि सीपी पर हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम? हानि बटे सीपी इंटू 100। तो हानि कितने रुपए की हो रही? 6 रुपए वाला सामान 5 में बेचेंगे, 1 इंटू 6/100। 2 से काटेंगे तो 50/3, और नीचे आएगा तो 16। सही, 2/3% की मुझे क्या हुई? लॉस हुआ। सही। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? आपको बताते बताते और आपने रिव्यू देखते देखते ये बात मान ली कि सर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आ ही आए रहे हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। 12 से कटने का नियम ये होता है कि जो नंबर 4 और 3 से कटेगा वो 12 से कटेगा। कितने से? 4 और 3 से। तो 4 से कटने के लिए इवन अंक अगर मैं देखूं तो ये तो पहले देख के ही नहीं कट रहा 4 से।
अगर इसको देखूँ तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 सत्ते 28, ये कट सकता है 4 से। अगर मैं इसको देखूँ 4 एकम 4, ये भी 4 से कट रहा है, लेकिन 3 से काटने का नियम क्या होता है? ये 4 से तीनों नंबर कट रहा है, ये भी नंबर 4 से कट रहा है, ये भी नंबर 4 से कट रहा है और ये भी नंबर 4 से कट रहा है। 3 पे चेक कर लो। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 24 और 24 और 2 26, 26 3 के पाड़े में नहीं आता। 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 26 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये आप अगर इसको देखें तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 6 22, 22 और 8, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 और 6 8 30, इसका मतलब ये कटता है। अगर इसको देखें तो 5 और 6 11, 11 7 18 और 8 4 12, इसका मतलब ये भी कट रहा है नंबर और ये भी कट रहा है। ऑप्शन गलत लिखे हैं अपन ने कुछ, क्योंकि ये भी 12 से कट रहा है, क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 और 4 30, ये भी 30 हो रहा है, तो 3 से ये भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये भी 12 से कट रहा है और ये भी 12 से कट रहा है। 9 2 11, 11 और 5 16, 16 6 22, 22 और 8 30, कट ही रहा है। आप देख सकते हो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना होता है 21, ये भी कट रहा है। ऑप्शन दोनों गलत लिख गए, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 12 से नहीं कट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं क्रमशः 66 और 72 है। ये सवाल अगर जिन लोगों को इस सवाल में वहां डाउट आया होगा तो बिल्कुल लाजमी है कि डाउट आना ही था। मैं होता तो मुझे डाउट आता। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ की गुणनफल की। ऐसे ही दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस सवाल में मुझे लाजमी है कि इसमें थोड़ा सा डाउट होता हुआ। तो दो संख्या हमारी क्या है 66 इंटू 72। एलसीएम मुझे पता नहीं है, एचसीएफ मेरा कितना दिया 12, 12 छिंग 72 और 6 से गुणा करेंगे तो 6 36 और 3 हासिल की 6 36 और 396। ऐसे ही अब अगर हम यह बात करें कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, लेकिन एचसीएफ ये होता है कि जो दोनों संख्याओं को काटे, तो ये 12 तो इसको काट ही नहीं रहा सर, कैसे हो सकता है? लेकिन सवाल वाले ने ऐसे डिजाइन नहीं किया सवाल, क्योंकि मैंने पटवारी की जब सीरीज कराई थी उसमें एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर कराया उसमें ये क्वेश्चन देखना, इसी तरीके के फॉर्मेट के सवाल आए हैं कि आप एक कंफ्यूज रहेंगे कि एचसीएफ से तो हर चीज डिवाइड होती है, तो इसमें 12 से तो ये नंबर कट ही नहीं रहा, ये वाला तो कट रहा है लेकिन ये वाला नंबर नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये सवाल गलत है। नहीं, सवाल सही है, उन्होंने सवाल को इस डिजाइन पे सेट किया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इस पे सेट किया है उन्होंने। उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए नहीं कहा कि 12 का डिवाइड इसमें कैसे नहीं जा रहा, तो ये कैसे सवाल हो सकता है, ये आपको दिमाग नहीं लगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जिन लोगों ने मेरी एलसीएम एचसीएफ की सीरीज नहीं देखी वो देख लें, उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि पटवारी के पेपर में 2 से 3 सवाल ऐसे पूछे गए थे जहाँ ये कंफ्यूजन पैदा था। अगर लड़का थोड़ा सोचने लगे कि एचसीएफ तो हर चीज को काटता है, तो इसको तो काट ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, उसने सवाल इस पर डिजाइन नहीं किया, इसलिए सवाल का आंसर क्या होगा 396। वरना आप यहाँ वहाँ ये सोचने लगे। एक पासे को उछाला जाता है, पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताया कि पासे का सर सवाल आया है, पासे से ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने इसको अपने तरीके से लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये सब। प्रायिकता निकालने के लिए हमें पता है टोटल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। अगर हम देखें तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अगर हम देखें पांसे को जब उछालोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2 अभाज्य होता है, 3 अभाज्य होता है और 5 अभाज्य होता है, ना तो 4 होता है ना 6 अभाज्य होता है। तो अगर हम फेवरेबल वाली कंडीशन देखें तो हमारे फेवर की कंडीशन कौन कितनी है? 2 3 5, 3 फेवरेबल कंडीशन है, टोटल कंडीशन कितनी है 6, कितना आंसर होगा 1/2। ये सवाल देखने को मिला है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक प्रायिकता के चक्कर में आप प्रायिकता को ना पढ़ने लगे। प्रायिकता को आप पढ़ें जब आपको टाइम मिलता है, लेकिन जो टॉपिक आ रहे हैं वो लेंदी हो गई, ये बात का ध्यान जरूर रखें। जो टॉपिक आ रहे हैं जैसे सीआई एसआई आ रहा है वो लेंदी हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन के लड़के लोग बता रहे हैं सवाल इजी हो, बट सॉरी टिपिकल होते जा रहे हैं, हार्ड होते जा रहे हैं सर, कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं। तुमको देखने में लगेगा सवाल आ रहा है, टाइम में उलझे रहोगे। इसलिए ये परेशान ना हो कि सवाल में सर एक प्रायिकता के चक्कर में आप प्रायिकता को पढ़ने लगे। जो टॉपिक आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन पे आप काम करें, क्योंकि कैलकुलेशन पे काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पेपर लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन अजीब से आ रहा है, सबने ये कहा कि पेपर कैलकुलेशन लेंदी हो रही है, तो कैलकुलेशन पे काम करके जाए। चलते हैं आगे के सवाल। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट 59 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन देखने को मिला है, उसने सिर्फ इतना बताया 1 मिनट 59 सेकंड, तो कुछ तरीके से मैंने कहा बना दे। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट 59 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा?
तो पहले तो मिनट वाले लड़के की अगर मैंने जब इसे पढ़ाया है तो मैंने बताया कि मिनट वाले लड़के की ताकत कितनी होती है, 6 डिग्री। मिनट वाला लड़का 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री। अब हमें कितना जाना, 1 मिनट 59 सेकेंड। अगर मैं बात करूं तो मिनट वाला लड़का 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 6/60 डिग्री, मतलब कितना जाएगा, 1/10। अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट 59 सेकेंड में जाना है, किसको जाना है, मिनट वाले लड़के को। 1 मिनट में तो वो 6 डिग्री जाएगा, और 59 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में हम 1/10 जा रहे हैं, तो 59 सेकेंड में हम कितना जाएंगे, 59 × 1/10 कितना आएगा, 6 डिग्री प्लस 5.9 डिग्री। 6 और 5 कितना होता है, 14.9 डिग्री हम जाएंगे। क्वेश्चन सुनो, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट 59 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाया जाए। तो मिनट की सुई की ताकत होती है 1 मिनट में 6 डिग्री जाने की। तो 1 मिनट में तो वो बंदा 6 डिग्री चला जाएगा, लेकिन 59 सेकेंड में कितना जाएगा। तो पहले मिनट वाले लड़के की अगर 1 मिनट में 6 डिग्री जाने की ताकत है, तो 1 सेकेंड में उसकी ताकत जो आएगी वो 1/10 आएगी। जिन लोगों को मैंने क्लॉक पढ़ाया है वो ध्यान रखें इस बात को। 1 मिनट में हम कितना जा रहे हैं, 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना जाएंगे, 1/10 डिग्री। ये मिनट वाले लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से लड़के की, मिनट वाले लड़के की। अवर वाले लड़के की ताकत अलग होती है। तो 1 सेकेंड में हम कितना जाएंगे, 1/10। 1 मिनट में हम 6 डिग्री जाएंगे, लेकिन 59 सेकेंड में कितना जाएंगे, 1 सेकेंड में हम 1/10 जा रहे हैं, तो 59 सेकेंड में कितना जाएंगे, 5.9 डिग्री। दोनों को जोड़े थे कितना, 14.9 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिसका संयोजन अर्धवार्षिक होता है, एक सही 1/2 वर्ष में 66.32.55 रुपये हो जाती है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने छमाही सुना तो मैंने सबसे पहले रेट में 2 का भाग दिया। तो रेट में 2 का भाग दिया तो 4% में 2 का भाग कितना हो गया, 2%। और 2% को मैं देखूं तो 1/50। टाइम कितना है मेरा, एक सही 1/2 वर्ष। एक सही 1/2 वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष, और इसमें 2 का गुणा करेंगे। पहले तो छमाही जब भी मिले तो रेट में आप 2 का भाग और टाइम में 2 का गुणा, इतना तो कर ही लो। कितना आ गया, 3 हो जाती है। क्या क्या आया उसने, हो जाती है। इसका मतलब ये दिया है हमको मिश्र धन। क्या दिया है, मिश्र धन 6632.55। अब अगर हम यहाँ देखें कि रेट जो बनी है वो 1/50 बनी, मतलब रेट ऐसी होनी चाहिए जिसका 1/50 इजीली में निकल जाए। तो इसका निकल सकता है 1/50, इसका 1/50 निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन हट गया। इसका 1/50 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी हट गया। इसका 1/50 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी हट गया। लेकिन ये वहाँ इतनी ईजी ऑप्शन होंगे, ये तो मैंने बनाए हैं, तो हो सकता है ईजी दे दिए। अब हम इस सवाल को जेन्युइन तरीके से कैसे करते हैं, सबसे पहले नकली पी बनाएंगे। पहले तो रेट का हिसाब किताब हो गया, 2%, 2% का मतलब कितना होता है, 1/5। पी का मतलब कितना हो गया, 3 वर्ष। मिश्र धन कितना दिया है। अब नकली पी बनाएंगे तो नकली पी कैसे बनेगा, 3 बार गुणा करके। तो 50 × 50 × 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 और 000। इससे सॉल्व करेंगे सवाल को, तो पहली साल हमें 1/50 मिलेगा, तो कितना मिलेगा। आप थोड़ा सा मैनेज करना कि नहीं आप लोग परेशान हो जाए। 5 दूनी 10, 55 25 और 2 0। पहली साल ये 2500 मिलेंगे, दूसरी साल कितना मिलेगा, 2500 प्लस 50 रुपये। तीसरी साल मुझे कितना मिलेगा, 2500 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 1। आपको पता है कि हम अगर देखें तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 की 7500 ऐसा ही। ये कितना हो जाएगा, 50 50 100 150 151। सी आई कितना हो गया हमारा, 7651। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, कहीं सवाल में कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ सवाल थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि रीजन ये जगह की स्पेस की वजह से सी आई कितना होगा, 756। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,000 में जोड़ेंगे तो 1 5 6 7 5 12 13,000 13 26 51। ये हमारा नकली अमाउंट बना। अब असली अमाउंट कितना दिया है, 13 26 51। कितना, 6632.55। पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आएगा, 5 से काटेंगे तो इधर 20 आएगा, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 5 6 30 5 1। अब ये देखो कि इस तरफ बचा है एक 20 बचा और इस तरफ ये बचा, तो इससे ये कट गया, तो 1 यूनिट का मान आएगा हमारा 1/50।
20 कितना आएगा। अब हमें पी निकालना है, तो पी निकालने में कितना, हमने नकली पी कितना बनाया है, ये वाला, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 125 ट्रिपल जीरो एक बटे 20, जीरो से जीरो काटेंगे, 12,500 का आधा कितना होता है, 6,250। ये सवाल का आंसर। कुछ नहीं किया, सवाल मैंने क्या कहा, पेपर में आपको आपके अकॉर्डिंग काम करना है, नहीं आप ये सोचो कि मेरे अकॉर्डिंग काम करें। मुझे अगर 51 का क्यू याद होता तो और जल्दी हो जाता ये सवाल, लेकिन मैंने क्या कहा, पेपर में तुमको काम करना है, इसलिए तुमको ये देखना है कि किसका मल्टीपल हो सकता है। मैंने ये जरूर देखा कि 4% को रेट को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये 2% हो जाएगी, 2% का मतलब होता है 1/50। इसका मतलब मेरे पास पी जो भी होगा उसका 1/50 तो निकलना चाहिए ना, तो इसका 1/50 निकल जाएगा, इसका 1/50 पहली बार में ही पॉइंट आ जाएगा, इसमें भी 1/50 नहीं निकलेगा, इसका भी 1/50 निकलेगा, इसलिए मैंने इसका आंसर क्या माना। जब आपके पास टाइम कम बन रहा हो, जब आपको कैलकुलेशन लेनी आ रही तो आप अप्रोक्सीमेशन पे आप काम कर सकते हैं। वरना मैंने फिर कहा नकली पी बनाओ, नकली पी से 3 साल का अमाउंट निकालो, कितना निकला, 13,251। ये नकली निकला है, असली कितना दिया है, नकली में असली का भाग दोगे तो एक यूनिट कमान आएगा, 1/20, 1/20 का पी में गुणा करोगे तो पी हमारे पास ओरिजिनल आ जाएगा। सीआई और एसआई के सवाल लेंदी आ रहे हैं, लेंदी आ रहे हैं, इसलिए वहाँ मल्टीपल पे ऑप्शन चेक कर लेना कि 50 रेट इतनी बनी है तो इसका इतना मल्टीपल होगा। जैसे नकली पी देखूं तो नकली पी कितना बना, 125, तो नकली पी जो 125 बना है इसका मतलब 25 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, हमारा जो पी ओरिजिनल बनेगा, बोलो। अगर नकली पी हमारा 125 बना है तो इसका मतलब असली जो पी बना होगा उसमें 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल यही है, क्योंकि लास्ट के दो अंक इसी के कट रहे हैं। तो भी ये इस तरीके से भी सोच सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 15,625 रुपये पर 16% वार्षिक दर से 9 माह का तिमाही संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे ही तिमाही वर्ड यूज किया तो दिमाग नहीं खर्च करो, पी तो हमारे पास है ही ओरिजिनल 15,625। उसके बाद आर कितना दिया हमारे पास, अगर हम बात करें तो दिया 16%। जैसे ही तिमाही की बात करी तो पहले 4 का भाग दे लो, कितना हो जाएगा 4%, और 4% को ओपन करेंगे तो 1/25। अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम जो भी हो उसमें कितने का गुणा कर लेंगे हम, 4 का, तो कितना हो जाएगा 36 माह, और 36 माह का मतलब कितना होता है, अगर आपको पता है एक साल में 12 माह होते हैं, 36 माह में कितने साल हो जाएंगे, 3 वर्ष। इसका मतलब ये हमारा सवाल 3 साल का सवाल हो चुका है, रेट हो चुकी है हमारी 1/25। ये हमारे पास ओरिजिनल दिया है तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 15,625, इसका पहली साल 1/25 निकालेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 25 पंजे 100, 25 1/150, 6 बचा, 25 दूनी 50, 625। पहली साल 625 मिला, दूसरी साल 625 मिलेगा, और जाना मिलेगा कितना, जाना मिलेगा 25। तीसरी साल की बात करूँ तो 625 प्लस 25 प्लस 25 प्लस एक अगर बात करूँ तो 6 6 दूनी 12, 6 18, 1875, ये क्या हो गया हमारा, ऐसा ही। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस में 25 दूनी 50, 25 75, और एक 76। सीआई कितना हो जाएगा हमारा, अगर बात करें तो 6 5 11, 7 दूनी 14, 1 15, 1951 हमारा ये अमाउंट सीआई हो जाएगा। और उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल इजी था क्योंकि कैलकुलेशन इजी होती गई। पॉइंट में अगर सवाल है तो वहाँ आप सोच समझ के काम करिए, क्योंकि वरना दिक्कत हो जाएगी सर। पेपर में आप ही को जाना है, कैलकुलेशन आप ही को देखना है कि कौन किसका मल्टीपल है। पी अगर 15,625 है तो अमाउंट जो भी निकलेगा वो 15,000 से बड़ा होगा। 16% जब रेट निकालेंगे तो 16% को चेंज करो तो 4% है, 4% मतलब 1/25, सीधे सीधे सारे डाटा 25 से कटते जा रहे हैं। लेकिन पेपर में अगर पॉइंट में है डाटा, तो अगर ऑप्शन अगर आपको अच्छे दिए और पॉइंट में भले ही उसने डाटा दिया है तो आप ये मान के चलिए कि सवाल जल्दी तरीके से कहीं ना कहीं ये पॉइंट हटेगा। ऑप्शन देखने के बाद आपको एहसास हो जाते हैं कि सवाल भले ही पॉइंट में हो, लेकिन अगर ऑप्शन अच्छे दिए इसका मतलब सवाल जेन्युइन तरीके से बन जाएगा और उस सवाल में पॉइंट नहीं है। चलते आगे के सवाल में। एक स्कूल में 6 घंटे हैं, ये भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। कितने कितने घंटे पे सेकंड में बचती है, एक 3 सेकंड पे बचती है, एक 4 सेकंड पे बचती है, एक 5 सेकंड पे बचती है, एक 6 सेकंड पे बचती है, कॉमा लगे सेकंड पे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड। एलसीएम की बात करूँ तो एक 8 सेकंड पे बचती है और एक 12 सेकंड में बचती है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जब छोटी चीज का भाग बड़े में चला जाए तो छोटे का उठा लो, 3 का भाग 12 में चला जाता है, मैंने हटा लिए, 4 का भाग 12 में चला जाता है, हटा लिए, 6 का भाग 12 में चला जाता है तो हटा लिए। अब एलसीएम कितना आएगा, 5 8 12, 12 8 का एलसीएम कितना हो, 24, 24 पंजे होता है 120 सेकंड, 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। कितना मिनट होता है, 2 मिनट। इसका मतलब 8 बजे वो एक साथ बजी है, यदि वह 8 AM पर एक साथ बजी हो तो कितने बजे बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो 2 मिनट बाद फिर बज जाएंगे। तो पहले 8 बजे अगर एक साथ बजी तो 8 बज के 2 मिनट पर ये फिर एक साथ बजेंगी। जो क्वेश्चन बताया गया था वो कुछ ऐसा ही मुझे बताया गया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब आप कुछ लोग कह रहे हो कि सर एलसीएम कैसे ले लिया, आपको जैसे एलसीएम लेना आता है प्लीज आप वैसे ही लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज ना हो।
एलसीएम आया 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, क्योंकि सब एक साथ बजेंगी, एक साथ जब भी किसी चीज़ों को करना हो तो एलसीएम लेते हैं। तो 120 सेकंड का मतलब कितना मिनट होता है? 2 मिनट। इसका मतलब हर 2 मिनट के बाद वो कंडीशन आया करेगी जब ये क्या बोलते हैं, ये सुइयाँ जो घंटियाँ हैं वो एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे अगर एक साथ बजेंगी तो अगली बार कितने बजे बजेगी? 8 बज के 2 मिनट पर ये एक साथ फिर बजेंगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि सर ये तो हो गया मैथ्स का, जो मेरे पास रिव्यू आए और जो मैं लोगों ने मुझे फीडबैक दिए, मैंने उसके अकॉर्डिंग सवाल बनाए। लेकिन फिर ये कहूँगा कि पेपर लेंदी होता जा रहा है। पेपर में आप ये मत सोचिए एक प्रायिकता आया तो प्रायिकता सोचने लगे। घातांक करनी आ रही, सिंप्लीफिकेशन के जोड़ घटाना लेंदी आ रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप भी यूट्यूब देखते होंगे, लेकिन मैं फिर बता दूं जो मुझे लोगों ने बताया कि बोले सर पेपर लेंदी आ रहा है। तो प्लीज़ कैलकुलेशन पर काम कर लो, गुणा भाग जल्दी जल्दी करो वहाँ, क्योंकि वरना आपकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में वही कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, रीजनिंग में इस बार क्लॉक देखने को मिला है, एक मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया क्लॉक का। पहले ब्लड रिलेशन जाना आ रहा था, लेकिन अब डायरेक्शन जाना आ रहा है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और जो क्या बोलते हैं मिरर इमेज तो चल ही रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन। और एक वो टॉपिक्स जो कल भी मैंने बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और आज जो आया है सिटिंग अरेंजमेंट में वो आया है लाइन में। एक लाइन में हमें लोग बिठाने थे 5-6, कुछ इस तरीके से। मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे करते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट 5-6 लोगों की आप देख के चले जाना। हो सकता है सर्किल में बिठलवा दें, हो सकता है एक रो में बिठलवा दें। ऑर्डर रैंकिंग से देखने को मिला है, ए इससे भारी है। ऑर्डर रैंकिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन देखने को कैसा मिला? ए बी से भारी है, बी सी से भारी है, सी डी से भारी है। यदि डी का वजन इतना हो तो ए बी सी का मतलब ए का वजन बताइए। इस तरीके से ऑर्डर रैंकिंग में सबसे वजनदार कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, ये देखने को मिला। ब्लड रिलेशन आ ही रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ ही रही है। कोडिंग डिकोडिंग जो आ चल रही थी वही फॉर्मेट चल रहा है। नंबर सीरीज आ रहे हैं, कथन पूर्व धारणा के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वही रीजनिंग का पैटर्न है, रीजनिंग जाना हार्ड नहीं है। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी तैयारी कर लो, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट में हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को इतने दिन के रिव्यू में अभी चीज़ें चेंज एकदम में सडनली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो भड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी तैयारी चल रही है उसी को आप उस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पेपर लेंदी होता जा रहा है तो उस पर काम कर लें। जिनका रीजनिंग मैथ सही है उनको नंबर 65 या 70 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। जीएस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि जीएस में रोज कहीं ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। कुछ प्राचीन भारत देखने को मिल ही रहा है, इकोनॉमिक्स देखने को ज़्यादा मिल ही रहा है। तो जिन लोगों का इन चीज़ों का कमांड है या जिनका सितंबर तक पेपर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आप रोज पढ़ते ही रहें। मध्य प्रदेश की आज एक अच्छी बात मिली कि मध्य प्रदेश से 1-2 क्वेश्चन देखने को, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। नदियों से क्वेश्चन जो इंडिया की नदियाँ हैं उनके ऊपर आ ही रहा है। कहीं ब्रह्मपुत्र नदी पूछ लेता है, कहीं कोसी नदी पूछ लेता है, तो नदियों को पढ़ते चलें अब। रीजनिंग है पढ़ने को, कुछ भी बहुत चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन रीजनिंग मैथ को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत नहीं हुए, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं हुए, तो आपके नंबर 70 प्लस से कोई नहीं रोक रहा है। ये बात का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।